हेलो व्यूवर्स, मैं ब्रजेश देवास जुडिशियल क्लासेस से। आज का हमारा सेक्शन है सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। ये सेक्शन का एक वीडियो मैंने पहले भी बनाया था जो कि अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट का था। आज का हमारा ये वीडियो अकॉर्डिंग टू द एविडेंट्री वैल्यू के आधार पर होगा। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित सूचना, संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना जब थाना प्रभारी ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन को दी जाती है तो वो इसे लेखबद्ध कर लेते हैं। इस लेखबद्ध करने की प्रक्रिया को हम फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप में जानते हैं, जबकि सीआरपीसी में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट नाम का वर्ड नहीं है। अगला पॉइंट, जब यह सूचना, संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना थाना प्रभारी के पास आती है तो ये सूचना देने वाला कोई भी व्यक्ति हो सकता है। वो अनजान शख्स भी हो सकता है, वो दोस्त भी हो सकता है, रिश्तेदार भी हो सकता है, अभियुक्त खुद भी सूचना दे सकता है, या पुलिस अधिकारी भी सूचना दे सकते हैं, या मरने वाला व्यक्ति मरने से पहले भी यह सूचना देकर मर जाता है। तो इस तरह से मृतक भी मरने से पहले अपनी सूचना दे सकता है। संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना वो थाना प्रभारी को दे सकता है। संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना देने का मकसद ये होता है कि क्रिमिनल लॉ को फोर्स में लाया जाए। इट मीन्स एक्यूज्ड को कन्विक्ट किया जाए। अब बात आती है पुलिस इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू द एफआईआर। जब भी एफआईआर दर्ज होती है, चाहे वो किसी भी व्यक्ति ने दर्ज करवाई हो, पुलिस इमीडिएटली ऑफेंस वाले स्पॉट पे प्रोसीड कर जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एफआईआर दर्ज नहीं भी करवाई गई है, फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन अपने द्वारा दर्ज किए गए केस के आधार पर कर लेती है। उससे पहले उस केस का एफआईआर दर्ज नहीं करवाया गया होता है। जैसे पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी अगर किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखती है, रात में पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है और एक संदिग्ध व्यक्ति को देख रही है, उसके पास कुछ संदिग्ध वस्तुएं मिलती हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरफ दर्शा रही हैं, तो ऐसी स्थिति में पुलिस उस केस में भी इन्वेस्टिगेशन कर सकेगी, भले ही उस संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ अन्य किसी भी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज नहीं करवाई हो। ये बातें सेक्शन 157 सीआरपीसी में मेंशन है। वहां पर पुलिस ऑन द ग्राउंड ऑफ अदरवाइज, एक वर्ड सबसेक्शन 1 में अदरवाइज आया है, अदरवाइज वर्ड के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इट मीन्स पुलिस पेट्रोलिंग पार्टी विदाउट द एफआईआर भी केस का इन्वेस्टिगेशन कर सकती है ऑन द ग्राउंड अदरवाइज वर्ड का सहारा लेकर के। सेक्शन 157 में है ये। नेक्स्ट, अगर कोई क्रिप्टिक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन आता है थाना प्रभारी के पास में या थाने में आता है, वो टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, वो ये क्लियरली नहीं बतला पा रहा है कि हाँ एक संज्ञेय अपराध हुई है, वहां पर पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करेगी उस क्रिप्टिक टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन के आधार पर, बल्कि पुलिस उस इंफॉर्मेशन के आधार पर जहां पर घटना संभावित प्रतीत हो रही है कि हाँ हुई होगी इस टेलीफोन इंफॉर्मेशन के आधार पे, वहां प्रोसीड कर जाएगी। और अगर वहां पे कुछ भी इस तरह का संज्ञेय अपराध अगर हुआ है, पुलिस वहां पर जाकर के स्पॉट पर जाकर के एफआईआर दर्ज करेगी। लेकिन इसके उलट अगर क्रिप्टिक टेलीफोनिक
इंफॉर्मेशन सही सही दी गई है, टेलीफोन पे सही सही बातें संज्ञेय अपराध के बारे में बतलाई गई हैं, तब इस आधार पर, उस फोन के आधार पर ही एफआईआर दर्ज करके केस का इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जब भी पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस से संबंधित सूचना आती है, पुलिस को एफआईआर दर्ज करना ही होगा, ये मैंडेटरी है। पुलिस इस संबंध में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करेगी, क्योंकि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का जब हम सेक्शन 2G ऑफ सीआरपीसी देखते हैं तो वहां पे इंक्वायरी का डेफिनेशन दिया हुआ है। इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल कंडक्टेड बाय अ कोर्ट और मजिस्ट्रेट, ये वर्ड यूज है। इसका मतलब इंक्वायरी हमेशा से ही जुडिशियरी का ही विषय वस्तु रहेगा, पुलिस का यह विषय वस्तु इंक्वायरी नहीं होगा। लेकिन अगर परिस्थिति ऐसी है जहां पर सूचना संज्ञेय अपराध से संबंधित नहीं प्रतीत होती है और लेकिन किसी अपराध से संबंध में सूचना, साधारण अपराध के संबंध में सूचना बताई गई होती है, तब ऐसी स्थिति में केस टू केस पुलिस इंक्वायरी कर सकती है। लेकिन ये मामले का कुछ उदाहरण भी है जिसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बतलाया है। मैट्रिमोनियल का अगर कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित कोई मामला है, तो इस तरह के मामलों में अगर कोई सूचना आती है तो पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर सकती है। अदरवाइज किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना आती है तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी पुलिस नहीं करेगी, वो एफआईआर दर्ज करेगी ही और इन्वेस्टिगेशन उस आधार पे करेगी ही। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के बारे में ऑनरेबल कोर्ट का कहना है कि ये टाइम फ्रेम होना चाहिए, टाइम बाउंड होना चाहिए, और ये टाइम बाउंड विद इन 7 डेज होना चाहिए। इसका मतलब है 7 दिनों के अंदर इस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी को कंप्लीट कर लेना है। और पुलिस ने साथ ही साथ पुलिस को ये डायरेक्शन भी है कि ये प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इतने दिनों में किया गया, इससे संबंधित एंट्री उस पुलिस स्टेशन के रजिस्टर में भी करनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अगर अपराध सीरियस नेचर का नहीं है तो ऐसी स्थिति में पुलिस स्टेशन के इंचार्ज को ये लगता है कि इस केस की इन्वेस्टिगेशन करने की आवश्यकता नहीं है, स्पॉट पर जाने की आवश्यकता नहीं है, तब ऐसी राय रखते हुए थाना प्रभारी या उसके अंदर काम करने वाले कोई अधीनस्थ अधिकारी, सबऑर्डिनेट ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पॉट पे नहीं जाएंगे, क्योंकि केस सीरियस नेचर का नहीं है। लेकिन वो नहीं जाएंगे, इसकी रिपोर्ट संबंधित मजिस्ट्रेट को, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट को संबंधित रिपोर्ट इसकी वो भेजेंगे। यहां पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ये अधिकार होगा कि वो चाहें तो वापस पुलिस को फिर से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए निर्देशित कर सकते हैं, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट खुद भी इस केस का इंक्वायरी कर सकते हैं। ऐसी बात सेक्शन 159 में मेंशन्ड है। एफआईआर एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं है जहां पर हर इंपॉर्टेंट मैटर्स दिए गए हों, यानी केस का सारा डिटेलिंग हो, ऐसा जरूरी नहीं है। यह इंसाइक्लोपीडिया नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, सेम एक्यूज्ड पे, सेम फैक्ट्स पे एक से ज्यादा एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। जैसे एक व्यक्ति ने एक ही ट्रांजैक्शन में 2 व्यक्तियों को घायल किया है, एक व्यक्ति के स्टेटमेंट के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई है, दूसरा व्यक्ति भी दूसरा एफआईआर दर्ज करवाना चाहता है सेम इंसिडेंट पे, सेम एक्यूज्ड के अगेंस्ट में,
तो यहाँ पे 2 FIR दर्ज नहीं होगी क्योंकि एक्यूज भी सेम है, फैक्ट्स भी सेम है। तो ऐसी स्थिति में उस सेकेंड व्यक्ति का जो वो FIR के रूप में स्टेटमेंट देना चाह रहा है, उसके स्टेटमेंट को अंडर सेक्शन 161 में पुलिस रिकॉर्ड कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन अगर सेम फैक्ट्स पे काउंटर FIR होता है, काउंटर केस होता है, मतलब दोनों पक्षकार एक दूसरे के खिलाफ में FIR दर्ज कराते हैं, तो ऐसी स्थिति में 2 FIR दर्ज हो जाएंगे और सेम जज के कोर्ट में ही केस का ट्रायल चलेगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर FIR एक इलस्ट्रेशन के तौर पे देखें, एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अटेम्प्ट टू मर्डर का दर्ज हुआ है अंडर सेक्शन 307 ऑफ IPC। कुछ ही दिनों के बाद वो घायल व्यक्ति मर जाता है। अब सेक्शन 302 का सेकेंड FIR उसी एक्यूज्ड पे नहीं अलग से दर्ज होगा, बल्कि जो पहले वाला FIR है 307 का जो FIR है उसमें इस 302 वाले सेक्शन को ऐड कर दिया जाएगा, यानी FIR एक ही रहेगा, सेक्शन उसमें ऐड कर दिए जाएंगे। 302 वाला सेक्शन ऑफ IPC उसमें ऐड कर दिए जाएंगे और ट्रायल प्रोसीड कर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ने कहीं पर भी FIR को दर्ज करने के लिए कोई टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब नहीं किया है। इस देरी से दर्ज किए गए FIR के आधार पे प्रोसिक्यूशन का केस कहीं से भी कमजोर नहीं होगा। इसका मतलब है इट विल नॉट डिफीट द प्रोसिक्यूशन केस, लेकिन इसके लिए अदर एविडेंसेस भी सफिशिएंटली लाने होंगे प्रोसिक्यूशन को। लेकिन वहीं पे एक बात और कही जाती है कि FIR दर्ज करने में अगर डिले हुआ है तो कहीं ना कहीं ये डाउटफुल इन नेचर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पुलिस ऑफिसर अपने साथ घटनास्थल पर FIR वाला डायरी नहीं ले जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 154 CRPC में जिस बुक में एंट्री करने की बात कही गई है उसे स्टेशन डायरी, जनरल डायरी या स्टेशन हाउस रजिस्टर्ड भी कहा जाता है। ये डायरी सेक्शन 172 CRPC वाला केस डायरी नहीं है, बल्कि ये जो डायरी होगा वो डायरी सेक्शन 44 ऑफ द पुलिस एक्ट वाला डायरी होगा। नेक्स्ट पॉइंट, FIR एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है और जो भी इंफॉर्मेंट हैं, सूचना देने वाले व्यक्ति हैं, उनको FIR की एक कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट पुलिस अधिकारी द्वारा दी जाएगी। अगर उन्हें देने में मनाही की जाती है, डिनायल किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में इसे वायोलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी व्यक्ति FIR लिखवा रहा है, जरूरी नहीं है कि वो घटना का आई विटनेस हो, वो अनजान व्यक्ति भी हो सकता है। उसने सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में सूचना दी है, वो आई विटनेस नहीं है। SHO इस दी गई सूचना को वेरीफाई नहीं करेगा, बल्कि FIR को दर्ज करेगा। नेक्स्ट पॉइंट, FIR एक सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। इसका मतलब यह है कि सिर्फ FIR के आधार पर ही एक्यूज का कन्विक्शन हो जाए, ऐसा नहीं है।
अपवाद डाइंग डिक्लेरेशन होता है। डाइंग डिक्लेरेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस होता है। अगर सिचुएशन या केस ऐसा है जिसमें एक व्यक्ति अपने विरुद्ध हुए अपराध के बारे में सूचना पुलिस को देता है और सूचना देने के पश्चात वो मर जाता है, तो उसके द्वारा दी गई सूचना जिस आधार पे एफआईआर दर्ज हुआ है, ये डाइंग डिक्लेरेशन का एफआईआर है और ये सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हो सकता है अगर ये फ्री फ्रॉम ऑल ब्लेमिस है तो। मतलब ये डाइंग डिक्लेरेशन वाला एफआईआर इतना मजबूत है कि अन्य किसी भी एविडेंस की आवश्यकता नहीं है। ऐसी स्थिति में एक्यूज का कन्विक्शन सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन वाले एफआईआर के आधार पर हो जाएगा, क्योंकि डाइंग डिक्लेरेशन वाले एफआईआर में जब हम जाएंगे तो देखेंगे डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 में है कि डाइंग डिक्लेरेशन तब कहा जाता है जब मरने वाला व्यक्ति अपने मृत्यु के परिस्थितियों के बारे में, जिस परिस्थिति में उसकी मृत्यु हुई है, या अपने मृत्यु के बारे में, इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन के बारे में वो किसी को बतलाता है, स्टेटमेंट देता है, तो उसे डाइंग डिक्लेरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर भी जब वो एफआईआर दर्ज करवाता है तो वो अपनी मृत्यु से संबंधित परिस्थितियों के बारे में बतलाता है, उसके बाद मरता है। यानी ये डाइंग डिक्लेरेशन वाला एफआईआर हुआ और ये सब्सटेंटिव एविडेंस है। नेक्स्ट, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी सब्सटेंटिव एविडेंस को हम या तो कोरोबोरेट या कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, उसका संपुष्ट या उसका खंडन कर सकते हैं। अगर कोरोबोरेशन करना हो तो सेक्शन 157 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन करना हो तो सेक्शन 145 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट में देखेंगे। एफआईआर का भी कॉन्ट्राडिक्शन या कोरोबोरेशन किया जा सकता है। शर्त यही है कि जो भी व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाए हैं वो एज ए विटनेस कोर्ट में आते हैं, तभी उनका कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सकता है। अगर कोई एक्यूज्ड कॉन्फेशनल एफआईआर करता है, जैसे थाने में पहुंचकर बोलता है कि मैंने ही अपनी पत्नी को मारा है, एफआईआर दर्ज कर लें, पुलिस यहाँ पे एफआईआर दर्ज करती है, ये कन्फेशनल एफआईआर होता है। लेकिन इसके एविडेंटरी वैल्यू के बारे में अगर बात करें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट पुलिस अधिकारी के सामने अगर दी जाती है तो वो रिलेवेंट नहीं होती है। तो यहाँ पर भी एक्यूज ने अपना जो कॉन्फेशनल एफआईआर लिखवाया है वो रिलेवेंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 25। लेकिन एक्यूज का ये कंडक्ट अंडर सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट रिलेवेंट हो जाएगा। ये एक्यूज के कंडक्ट को बतलाता है। साथ ही साथ इस कॉन्फेशनल एफआईआर के आधार पर अगर किसी न्यू फैक्ट्स की डिस्कवरी हुई है, जैसे वो ये थाने में जाके बोलता है मैंने अपनी पत्नी को मारा है और मैंने मारने का जो हथियार इस्तेमाल किया था, चाकू हो पिस्टल हो, वो मैंने वहाँ पर रख दिया है, तो उसके इस बयान के आधार पे जब पुलिस वहाँ पर जाकर के उस पिस्टल या चाकू को बरामद करती है, उसको सीज करती है, तो इसे प्रूव किया जा सकता है अंडर सेक्शन 27 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, लेकिन अगर नॉन कॉन्फेशनल एफआईआर दर्ज हुआ है, यानी एफआईआर दर्ज कराने वाला व्यक्ति इन्वेस्टिगेशन के बाद अभियुक्त निकल जाता है, यानी वही अभियुक्त होता है जिसने एफआईआर लिखवाई है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो अभियुक्त बन गया, तो ऐसी स्थिति में
इस नॉन कॉन्फेशनल एफआईआर को सेक्शन 21 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत में स्टेटमेंट के रूप में एडमिसिबल माना जा सकता है। साथ ही साथ इस नॉन कॉन्फेशनल एफआईआर को न तो कोरोबोरेशन और न इसका कॉन्ट्राडिक्शन एक्यूज्ड के खिलाफ किया जा सकता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में नॉन कॉन्फेशनल एफआईआर वाली स्थिति में जो बाद में एक्यूज्ड बन गया, इन्फॉर्मेंट एक्यूज्ड बन गया बाद में, वो प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं हो सकता है। तो जब वो प्रोसिक्यूशन विटनेस नहीं हो सकता है तो उसका कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर वो अपने आप को डिफेंस विटनेस के रूप में प्रोड्यूस करता है अंडर सेक्शन 315 सीआरपीसी, तब ऐसी स्थिति में उसका कोरोबोरेशन या कॉन्ट्राडिक्शन अकॉर्डिंग टू द इंडियन एविडेंस एक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एफआईआर कैनॉट बी यूज्ड अगेंस्ट को-एक्यूज्ड। इट मीन्स को-एक्यूज के खिलाफ में एफआईआर का ना तो कोरोबोरेशन और ना कॉन्ट्राडिक्शन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे सीआरपीसी का एक बहुत ही रिमार्केबल फीचर है कि मजिस्ट्रेट हर वक्त पुलिस इन्वेस्टिगेशन के समय पिक्चर में रहता है। हर वक्त पुलिस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट करते रहता है, लेकिन कभी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट पुलिस इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित नहीं कर सकता है। न तो वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में किसी तरह का इंटरफियर कर सकता है और न ही किसी तरह का डायरेक्शन दे सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 41 सब क्लॉज ए और जी दोनों जगह पर इंफॉर्मेशन वर्ड का यूज हुआ है, लेकिन दोनों का इंप्लीकेशन या यूज बिल्कुल अलग है। सेक्शन 41 ए और जी में जब इंफॉर्मेशन वर्ड का यूज किया गया है तब वहां पर रीजनेबल कंप्लेंट या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन ये वर्ड यूज है, जबकि सेक्शन 154 सबसेक्शन 1 में क्रेडिबल इंफॉर्मेशन करके ऐसा कोई वर्ड नहीं मेंशन है। इसका मतलब पुलिस के पास जब कभी भी संज्ञेय अपराध से संबंधित सूचना आएगी, पुलिस एफआईआर को दर्ज करेगी ही अंडर सेक्शन 154 ऑफ सीआरपीसी। वो रीजनेबल या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन का इंतजार नहीं करेगी, सिर्फ इंफॉर्मेशन आना चाहिए कि संज्ञेय अपराध हुआ है। सिर्फ इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे पुलिस एफआईआर को दर्ज कर लेगी। तो ये था हमारा सेकेंड और लास्ट वीडियो ऑन द सेक्शन 154 सीआरपीसी। उम्मीद है आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा। जैसा भी हो, अच्छा या बुरा, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर में आएगा, जो कि प्रीएम्बल पर होगा। उम्मीद है वो भी अच्छा लगेगा, पसंद आएगा, समझ में आएगा। सबों को मेरा थैंक्स।